हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर उर्मिला है और इस वीडियो में हम आज 8वीं कक्षा की हिंदी की पूरक पुस्तक भारत की खोज का पाठ 2 तलाश पढ़ेंगे। और इस पाठ को लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 6 बिंदुओं में बांटा है और वे 6 बिंदु कौन कौन से हैं? भारत के अतीत की झांकी, भारत की शक्ति और सीमा, भारत की तलाश, भारत माता, भारत की विविधता और एकता और जन संस्कृति। तो चलिए हम एक एक करके इन एक एक बिंदु को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम भारत के अतीत की झांकी देखते हैं। अब हम इस पाठ के प्रथम बिंदु भारत के अतीत की झांकी के बारे में पढ़ते हैं। बीते हुए सालों में मेरे मन में भारत ही भारत रहा। तो लेखक बताते हैं कि बीते हुए कई सालों में मेरे मन में भारत ही भारत रहा। इस बीच में बराबर उसे समझने और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने की कोशिश करता रहा हूँ। मैंने बचपन की ओर लौटकर याद करने की कोशिश की कि तब मैं कैसा महसूस करता था। मेरे मन में इस अवधारणा ने कैसा धुंधला रूप ले लिया और मेरे ताजा अनुभव ने उसे कैसे संवारा। तो इसमें जो है लेखक अपने बचपन की ओर लौट कर जाने की कोशिश करता है कि बचपन में वो किस प्रकार महसूस करता था। क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो हमारे साथ अगर कोई घटना होती है या हम किसी चीज के बारे में जानते हैं और बड़े होकर फिर दोबारा उस चीज को याद करने की कोशिश करते हैं तो वो जो चीज है वो बिल्कुल ज्यों की त्यों याद नहीं रहती, वो यादें थोड़ी सी धुंधली पड़ जाती हैं। और इसी प्रकार लेखक के साथ हुआ है कि वे भारत के बारे में कैसा जानते थे बचपन में, उसको वर्तमान समय में, यानी वर्तमान समय ये 2021 नहीं है, वर्तमान समय से तात्पर्य जिस समय ये पुस्तक लिखी गई वो है, और वो था सन 1944। तो सन 1944 में जब वो बचपन की याद करते हैं तो वो यादें जो है धुंधला रूप ले लेती हैं। इसके बाद लेखक बताते हैं कि उनके मन में अनेक प्रकार के प्रश्न उठते हैं। और वो क्या क्या प्रश्न उठते हैं? आखिर यह भारत क्या है? अतीत में यह किस प्रकार की विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था? उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया? क्या उसने इस शक्ति को पूरी तरह से खो दिया? विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा क्या आज उसके पास ऐसा कुछ बचा है जिसे जानदार कहा जा सके? और अंतिम प्रश्न था कि आधुनिक विश्व से उसका तालमेल किस रूप में बैठता है? तो इस प्रकार के ये प्रश्न जो है वो लेखक के मन में उठते हैं। इसके बाद लेखक बताते हैं कि भारत मेरे खून में रचा बसा था। और वो कैसे रचा बसा था? कोई भी जो भी भारतीय है उसमें भारत देश जो है वो खून में होता है। क्यों होता है खून में? अगर हम किसी दूसरे देश में जाते हैं तो सबसे पहले हमारी पहचान है कि हम भारतीय हैं। इसलिए कहा है कि भारत जो है वो हमारे खून में रचा बसा है। इसके बावजूद मैंने उसे एक बाहरी आलोचक की दृष्टि से देखा। लेखक ने जो है भारत देश को किस रूप में देखा? एक बाहरी आलोचक की दृष्टि से देखा। क्योंकि अगर हम किसी चीज को जानना चाहते हैं तो सीधे सीधे अगर हम उसे देखते हैं तो हम उस चीज की कमियों को नहीं देख सकते। इसलिए लेखक ने हमारे भारत देश को किस रूप में देखा? एक आलोचक के रूप में, ताकि वो उसमें कमियां देख सके कि कहाँ कमियां रही। ऐसा आलोचक जो वर्तमान के साथ साथ अतीत के बहुत से अवशेषों को जिन्हें उसने देखा था नापसंद करता था। एक हद तक मैं उस तक पश्चिम के रास्ते से पहुंचा। जो लेखक हैं वो किस रास्ते से पहुंचे? पश्चिम के रास्ते से भारत पहुंचते हैं। मैंने उसी भाव से देखा जैसे संभवतः किसी पश्चिमी मित्र ने देखा होगा। यानी भारत देश को पश्चिम से आने वाले किसी भी उनके दोस्त ने या किसी भी मित्र ने भारत को जिस दृष्टिकोण से देखा उसी दृष्टिकोण से नेहरू जी देखना चाहते हैं। इसके बाद नेहरू जी बताते हैं कि मेरे भीतर अनेक शंकाएं उठ रही थी। और क्या शंका थी वो? कि क्या मैंने भारत को जान लिया है? मैं जो उसके अतीत की विरासत के बड़े हिस्से को खारिज करने का साहस कर रहा था। लेकिन अगर भारत के पास वह कुछ नहीं होता जो बहुत कुछ जीवंत और टिकाऊ रहा है, वह बहुत कुछ जो सार्थक है, तो भारत का वजूद उस रूप में नहीं होता जैसा आज है। और वह हजारों वर्षों तक अपने सभ्य अस्तित्व की पहचान इस रूप में कदापि बनाए नहीं रख सकता था। वह विशेष तत्व आखिर क्या था? तो इस प्रकार लेखक ने बताया है कि मैंने भारत को आलोचक के रूप में देखा है। और लेखक जो है भारत के वर्तमान और अतीत के जो अवशेष थे उनको नापसंद करते थे। और अंत में वो अपने आप से पूछते हैं कि क्या मैंने भारत को जान लिया है? इसके बाद लेखक सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में बताते हैं।
लेखक बताते हैं कि मैं भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के टीले पर खड़े थे। मेरे चारों तरफ उस प्राचीन नगर के घर और गलियां बिखरी पड़ी थी, जिनका समय 5000 वर्ष पहले बताया गया है। यानी ये सभ्यता जो है वो कितने वर्ष पुरानी है? 5000 वर्ष पुरानी है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि वहां एक प्राचीन और पूर्णतः विकसित सभ्यता थी। इसके स्थायी रूप में टिके रहने का कारण इसका ठेठ भारतीयपन है और यही आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार है। यह विचार आश्चर्यचकित कर देता है कि कोई संस्कृति या सभ्यता इस प्रकार 5-6 हजार वर्ष या उससे भी अधिक समय तक निरंतर बनी रहे, और वो बनी भी कैसे रहे? बराबर परिवर्तनशील और विकासमान रहकर। यानी उसमें परिवर्तन होता जा रहा था और उसका विकास होता जा रहा था, डेवलप होती जा रही थी। वो जो कि तो नहीं थी कि स्टार्टिंग में जैसी है और वैसी ही हो, नहीं, वो बराबर यानी निरंतर परिवर्तन बदलती रहती है और उसका विकास होता रहता है। इसके बाद लेखक बताते हैं फारस, ग्रीस, मिस्र, चीन, अरब, मध्य एशिया तथा भूमध्य सागर के लोगों के साथ संपर्क। यानी जो भारत की ये जो सभ्यता थी, सिंधु घाटी की सभ्यता, इसका संपर्क कौन कौन सी अन्य सभ्यताओं से हुआ है? तो ये जो देश थे, इन देशों की सभ्यता के साथ सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का निकट का संपर्क रहा। और फिर वे बताते हैं कि यद्यपि भारत ने उन्हें प्रभावित किया और स्वयं भी उनसे प्रभावित हुआ, यानी वे एक दूसरे से प्रभावित हुए हैं, फिर भी उनका सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत था कि वह हिला नहीं। इसके बाद लेखक बताते हैं कि मैंने भारत का इतिहास और उसके विशाल प्राचीन साहित्य के कुछ अंशों को पढ़ा। यानी लेखक ने भारत के इतिहास और उसके विशाल साहित्य के कुछ अंश पढ़े और उन अंशों को पढ़कर उन पर क्या प्रभाव पड़ा? मुझ पर विचारों की तेजस्विता, भाषा की स्पष्टता और उसके पीछे सक्रिय मस्तिष्क की स्मृति का गहरा प्रभाव पड़ा। यानी उस समय जो लोगों की भाषा की स्पष्टता थी और उनके मस्तिष्क की स्मृति, यानी उनका दिमाग जो था वो कितना समृद्ध था, उसका प्रभाव लेखक पर बहुत ज्यादा पड़ा। मैंने उन पराक्रमी यात्रियों के साथ भारत की यात्रा की जो यहाँ से चीन और पश्चिमी तथा मध्य एशिया से आए थे। लेखक ने जो है चीन से आए हुए और मध्य एशिया से आए हुए यात्रियों के साथ यात्रा की। वो ये नहीं कि लेखक जो है उनके साथ नहीं आए थे, लेखक उस समय वहीं खड़े थे, लेकिन मानसिक रूप से उनकी यात्रा की। कैसे यात्रा की कि उन यात्रियों जो भी चीन से या मध्य एशिया से भारत यात्री आए, उन्होंने अपनी यात्रा का वर्णन पुस्तकों में लिखा और उन पुस्तकों को लेखक ने पढ़ा और पढ़ने के साथ साथ उन्होंने जो है उन यात्रियों के साथ यात्रा की। फिर लेखक बताते हैं कि मैं पूर्वी एशिया, अंगकोर, बोरोबुदूर और बहुत सी जगहों में भारत की उपलब्धियों के बारे में सोचने लगा। यहाँ ये कुछ देशों के नाम दिए गए हैं कि इन जगहों पर भारत की क्या क्या उपलब्धियां थी, उनके बारे में सोचने लगी। मैं उस हिमालय पर घूमता रहा जिसका पुराने मिथकों और दंत कथाओं के साथ निकट का संपर्क है और जिसने हमारे विचारों और साहित्य को बहुत दूर तक प्रभावित किया। पहाड़ों के प्रति मेरे प्रेम और कश्मीर के साथ मेरे खून के रिश्ते ने मुझे उनकी ओर विशेष रूप से आकर्षित किया। इस महान पर्वत से निकलकर भारत के मैदानों में बहने वाली भारत की विशाल नदियों ने मुझे आकर्षित किया। तो लेखक जो है वो हिमालय की यात्रा करते हैं, पहाड़ों को देखते हैं, वे कश्मीर में जाते हैं, कश्मीर के साथ अपने रिश्ते के बारे में बताते हैं। उसके बाद वो भारत के मैदानों में आते हैं। इंडस या सिंधु, जिसके आधार पर हमारे देश का नाम जो है वो इंडिया या हिंदुस्तान पड़ा और जिसे पार करके हजारों वर्षों से यहाँ जातियां और कबीले और काफिले तथा फौजें आती रही। ब्रह्मपुत्र इतिहास की मुख्य धारा से लगभग कटी हुई पर पुरानी कहानियों में आज भी जीवित उत्तर पूर्वी पहाड़ियों के हृदय पर पड़ी हुई दरारों के बीच में बरबस मार्ग बनाती हुई भारत में प्रवेश करती है और फिर पहाड़ों और जंगलों से भरे हुए मैदानों के बीच शांत रमणीय धारा के रूप में बहने लगती है। यमुना, जिसके चारों ओर नृत्य, उत्सव और नाटक से संबंध न जाने कितनी पौराणिक कथाएं एकत्र हैं। इन सबसे बढ़कर भारत की नदी गंगा, जिसने इतिहास के आरंभ से ही भारत के हृदय पर राज किया और लाखों की तादाद में लोगों को अपने तटों की ओर खींचा। प्राचीन काल से आधुनिक युग तक गंगा की गाथा भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी है।
इसके बाद लेखक बताते हैं कि भारत को समझने के लिए उन्होंने किस किस चीज को समीप से देखा। लेखक ने अजंता, अलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं और अन्य स्थानों को देखा। फिर लेखक बताते हैं कि मैंने आगरा और दिल्ली में कुछ समय के बाद बनी खूबसूरत इमारतों को भी देखा, जहां का प्रत्येक पत्थर भारत के अतीत की कहानी कह रहा था। फिर लेखक बताते हैं कि मैंने अपने शहर इलाहाबाद, क्योंकि लेखक जो हैं इलाहाबाद से बिलोंग करते थे, तो लेखक बताते हैं कि मैंने अपने शहर इलाहाबाद या फिर हरिद्वार में महान स्नान पर्व कुंभ के मेले में जाता हूँ। तो लेखक जो है कुंभ के मेले में जाते हैं, मानसिक यात्रा करते हैं। मैं बार बार बता रही हूँ कि वो कल्पना में हैं, वास्तव में कुंभ के मेले में नहीं जाते, सिर्फ वो सोचते हैं, कल्पना करते हैं कि मैं वहां चला गया। तो इलाहाबाद में कुंभ के मेले में जाते हैं और देखते हैं कि वहां अब भी सैकड़ों और हजारों की तादाद में लोग आते हैं, और वैसे ही जैसे हजारों वर्ष पूर्व उनके पुरखे गंगा स्नान करने के लिए भारत के विभिन्न कोनों से आते थे। मुझे 1300 साल पहले चीनी यात्री और उनके कुछ लोगों द्वारा लिखे हुए इन पर्वों के वर्णन की याद आ जाती है। तो जो चीनी यात्री हैं वो कितने वर्षों पूर्व आए थे? 1300 वर्षों पूर्व आए थे। और लेखक बताते हैं कि उस समय भी ये मेले पुराने पड़ चुके थे और अनजाने प्राचीन काल में गुम हो गए थे। मुझे हैरानी होती है कि वह कौन सी प्रबल आस्था थी जो हमारे लोगों को अनगिनत पीढ़ियों से भारत के इस प्रसिद्ध नदी की ओर खींचती रही है। इसके बाद लेखक बताते हैं कि मेरे अध्ययन की पृष्ठभूमि के साथ इन यात्रियों और दौरों ने मिलाकर मुझे अतीत में देखने की अंतर्दृष्टि दी। मेरे मन में भारत की जो तस्वीर थी उसमें धीरे धीरे सच्चाई का बोध घर करने लगा। मेरे पूर्वजों की भूमि में ऐसे जीते जागते लोग आबाद हो गए जो हंसते रोते थे, प्यार करते थे, पीड़ा भोगते थे। इन्हीं में से ऐसे लोग भी थे जिन्हें जिंदगी की जानकारी और समझ थी। इस अतीत के सैकड़ों सजीव चित्र मेरे मन में भरे थे। जब भी किसी जगह जाता था उस विशेष स्थान से संबंधित चित्र तत्काल मेरे सामने आ खड़ा होता था। बनारस के पास सारनाथ में मैंने बुद्ध को पहला उपदेश देते हुए लगभग साफ देखा। 2500 वर्ष का फासला तय करके उनके कुछ अभिलिखित शब्द जैसे दूर से आती हुई प्रतिध्वनि की तरह मुझे सुनाई पड़ी। यानी लेखक यहाँ बताते हैं कि वो जिस जगह पर भी जाते थे, क्योंकि वो इतिहास वहां का पहले देख लेते थे, पढ़ लेते थे, तो वहां जब भी जाते थे तो वो इतिहास उनके सामने आ जाता था, उनकी आंखों के सामने आ जाता था। जैसे वो बताते हैं कि 2500 साल पुराने समय में महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में पहला उपदेश दिया था, तो उनके सामने वो महात्मा बुद्ध उपदेश देते हुए नजर आते हैं उनको। उसके बाद लेखक बताते हैं कि अशोक के पाषाण स्तंभ और शिलालेख के माध्यम से मुझे एक ऐसे आदमी के बारे में पता चला जो खुद एक सम्राट होकर किसी अन्य राजा और सम्राट से महान था, और फतेहपुर सीकरी में अपने साम्राज्य को बुलाकर बैठा अकबर विभिन्न मतों के विद्वानों से संवाद और वाद विवाद कर रहा है। वह जिज्ञासु भाव से मनुष्य की शाश्वत समस्याओं का हल तलाश कर रहा है। इस तरह भारत के इतिहास की लंबी झांकी अपने उतार चढ़ाव और विजय पराजयों के साथ जैसे जैसे मेरे सामने खुलती जा रही थी, मुझे इतिहास के 5000 वर्षों से चली आ रही इस सांस्कृतिक परंपरा की निरंतरता में कुछ विलक्षणता प्रतीत होती थी। यह परंपरा जो दूर दूर तक जनता में फैली थी और जिसने उस पर गहरा प्रभाव डाला था। दूसरा बिंदु है भारत की शक्ति और सीमा। भारत की शक्ति के स्रोतों, उसके पतन और नाश के कारणों की खोज लंबी और उलझी हुई थी। तो लेखक इसमें सबसे पहले बताते हैं कि भारत की जो शक्ति के स्रोत थे, फिर उसकी पतन के और नाश के क्या कारण थे, उनकी खोज जो है वो एक लंबी और उलझी हुई है, पर उनके पतन के हाल के कारण पर्याप्त स्पष्ट हैं। भारत की तकनीकी दौड़ में पिछड़ गया। भारत जो था वो तकनीकी दौड़ में पिछड़ गया। तो भारत के पतन का मेन कारण तो यही था कि तकनीकी दौड़ में पिछड़ना। और यूरोप जो तमाम बातों में एक जमाने में पिछड़ा हुआ था, तकनीकी प्रगति के मामले में आगे निकल गया। दूसरा कारण क्या हुआ कि यूरोप जो पहले तो पिछड़ा हुआ था, लेकिन फिर उसने तकनीकी प्रगति की और वो बहुत आगे निकल गया। इस तकनीकी विकास के पीछे विज्ञान की चेतना थी और हौसलामंद जीवन शक्ति और मानसिकता थी। नई तकनीकों ने पश्चिमी यूरोप के देशों को सैनिक बल दिया
और उसके लिए अपना विस्तार करके पूरब पर अधिकार करना आसान हो गया। यह केवल भारत की ही नहीं, लगभग सारे एशिया की कहानी था। ऐसा क्यों हुआ, इस गुत्थी को सुलझाना ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि पुराने जमाने में भारत में मानसिक सजगता और तकनीकी कौशल की कमी नहीं थी, किंतु बाद की सदियों में उत्तरोत्तर गिरावट का आभास होने लगा। यानी जैसे जैसे समय बीतता गया उसमें गिरावट होती गई, जीवन की लालसा और उद्यम की कमी आ गई। और इस गिरावट का कारण क्या था? उद्यम की कमी, यानी मेहनत की कमी। क्षीण होती रचनात्मक प्रवृत्ति की जगह अनुसरण की प्रवृत्ति ले लेती है। यानी जो रचनात्मक प्रवृत्ति थी भारतीय जनता की, जो रचना यानी कुछ बनाने की जो आदत थी, उसकी जगह किसने ले ली? अनुकरण ने ले ली। यानी वो खुद कुछ ना करके जो दूसरे लोग कर रहे थे उसका अनुकरण कर रहे थे, उसी जैसा कार्य कर रहे थे, खुद कोई रचनात्मक कार्य नहीं करते थे। जहां कामयाबी के साथ विद्रोही विचार पद्धति ने प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्यों को भेदने का प्रयास किया था, वहां शब्दाडंबर से लैस भाष्यकार उसकी जगह ले लेता है। यानी नया कार्य कुछ नहीं कर रहे थे, और जो भी कर रहे थे उसमें भी क्या था? शब्दों का आडंबर था। यानी भारत जो था वो प्रकृति के रहस्य को भेदने वाला था, लेकिन उसमें नए जो कार्य थे उनके निर्माण में पीछे हटने लगा। पहले ऐसा था कि वो प्रकृति के रहस्यों को खोजता था, भेदता था, लेकिन फिर जो निर्माण के कार्य थे उनमें वो पीछे हो गया। उसके बाद क्या हुआ? भव्य कला और मूर्ति निर्माण का स्थान जटिल पच्चीकारी वाली सावधानी से की गई नक्काशी से होने लगा। यानी वो सुंदर भवनों का निर्माण करने वाला जो भारत था वो क्या करने लगा? पच्चीकारी और नक्काशी करने लगा। यानी मूल कार्य की अपेक्षा दिखावे में विश्वास करने लगा। प्रभावी किंतु सरल, सजीव और समृद्ध भाषा की जगह अत्यंत अलंकृत और जटिल साहित्य शैली ने ले लिया। साहित्य की रचना तो फिर भी होती थी, लेकिन होता क्या था कि जो सरल भाषा थी उसकी जगह अलंकृत भाषा ने ले ली। यानी जो साहित्य में जिस शैली का प्रयोग किया गया था वो अत्यंत यानी बहुत ज्यादा अलंकृत थी, आसान और सीधी सादी भाषा नहीं थी। साहसिक कार्यों की लालसा और छलकती हुई जिंदगी, जिसके कारण सुदूर देशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार संभव हो सका, वो क्षीण हो चली थी, और उसके स्थान पर महासागरों को पार करने पर रोक लगाने वाली संकीर्ण रूढ़िवादिता ने जन्म लिया। इसके बाद क्या हुआ कि भारत जो था वो अंधविश्वास में फंस गया और संकीर्ण रूढ़िवादियों में फंस गया। इसका कारण क्या हुआ कि महासागर को पार करने पर रोक लगा दी, और महासागरों को पार करने पर रोक लगने के कारण भारत में की उन्नति में भी बाधा हो गई। जांच पड़ताल की विवेकपूर्ण चेतना लुप्त हो गई और अतीत की अंधी मूर्ति पूजा ने उसकी जगह ले ली। अतीत के विकट भार ने उसे कुचल कर रख दिया और वह एक तरह से मूर्छा से ग्रस्त हो गई। यानी भारत की जो जनता थी वो मूर्छित हो गई, यानी बेहोश हो गई। यानी उसमें कुछ भी करने की लालसा नहीं रही। मानसिक जड़ता और शारीरिक थकावट की इस हालत में भारत का ह्रास होने लगा, यानी नाश होने लगा। वह गतिहीन और जड़ हो गया, जबकि विश्व के जो दूसरे हिस्से थे वो प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते गए। उसके बाद क्या हुआ? किंतु यह स्थिति का पूरा और पूर्णतः सही सर्वेक्षण नहीं है। यदि केवल जड़ता और गतिहीनता का एक रस और लंबा दौर रहा होता तो उसका नाता अतीत से पूरी तरह टूट जाता। एक युग का अंत उसके ध्वंसावशेषों पर किसी नई चीज का निर्माण होता है। यानी एक चीज अगर खत्म होती है तो उसके जो अवशेष बचते हैं उन्हीं पर दूसरी चीज का विकास होता है। एक चीज खत्म तो उसके ऊपर दूसरी चीज का शुरुआत। और इसके अलावा दूसरा कारण क्या था? इसके अलावा समय समय पर पुनर्जागरण के दौर आते रहे। लेकिन साथ साथ क्या हुआ? पुनर्जागरण के दौर आते रहे। नए को समझने और उसे अनुकूल बनाकर कम से कम पुराने के उस अंश के साथ जिसको रक्षा करने लायक समझा गया उसका सामंजस्य करने का प्रयास साफ दिखाई देने लगा। अक्सर पुराने का केवल बाहरी ढांचा प्रतीत रूप में बचा रहा, उसकी अंतर वस्तु बदल दी गई। यानी अंदर की जो वस्तु थी वो बदल गई। ऐसी लालसा जो लोगों को उस लक्ष्य की ओर खींचती थी जो पूरी तरह सिद्ध नहीं किया जा सकता हो, और साथ ही प्राचीन और नवीन के बीच सामंजस्य स्थापित करने की इच्छा बराबर बनी रहती है। और इसी लालसा ने उन्हें गति दी और पुराने को बनाए रखने के साथ साथ नए विचारों को आत्मसात करने की सामर्थ्य दी। यानी नए और पुराने में तालमेल बिठाया। अगला बिंदु है भारत की तलाश। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू बताते हैं कि पुस्तकों,
प्राचीन स्मारकों और विगत सांस्कृतिक उपलब्धियों ने मुझ में एक हद तक भारत की समझ तो पैदा की, लेकिन मुझे उससे संतोष नहीं हुआ। यानी नेहरू जी ने जो अध्ययन किया और जो यात्रा की, यात्रियों के साथ मानसिक रूप से जो यात्रा की, उससे भारत को समझा तो उन्होंने, लेकिन वे पूर्णतः संतुष्ट नहीं हुए। उसके बाद क्या बताते हैं कि नहीं ही मुझे वह उत्तर मिला जिसकी मैं तलाश कर रहा था। वर्तमान मेरे लिए और मुझ जैसे बहुत से लोगों के लिए मध्ययुगीनता भयंकर गरीबी एवं दुर्गति तथा मध्य वर्ग की कुछ कुछ सतही आधुनिकता का विचित्र मिश्रण है। मैं अपने वर्ग और अपने किस्म के लोगों का प्रशंसक नहीं था, फिर भी भारतीय संघर्ष में नेतृत्व के लिए मैं निश्चित रूप से मध्य वर्ग की ओर देखता था। यहाँ लेखक मध्य वर्ग की तरफ देखते हैं। यह मध्य वर्ग स्वयं को बंदी और सीमाओं में जकड़ा हुआ महसूस करता है और खुद तरक्की और विकास करना चाहता है। जो ये मध्य वर्ग था जिसके बारे में लेखक बात कर रहे हैं, ये क्या था? ये सीमाओं में जकड़ा हुआ था और बंदी था। वह तरक्की और विकास करना चाहता था, परंतु अंग्रेजी शासन के ढांचे के भीतर ऐसा न कर पाने के कारण उसके भीतर विद्रोह की भावना पनपी। जो मध्य वर्ग था वो अंग्रेजी शासन के दौरान उन्नति का अवसर उसको नहीं मिला और न मिलने के कारण उसका स्वभाव क्या हो गया? विद्रोही हो गया। लेकिन यह चेतना उस ढांचे के खिलाफ नहीं जाती थी जिसने हमें रोंद दिया था। ये उस ढांचे को बनाए रखना चाहते थे और अंग्रेजों को हटाकर उसका संचालन करना चाहते थे। ये मध्य वर्ग के लोग इस हद तक उस ढांचे की पैदाइश थे कि उसे चुनौती देना या उसे उखाड़ फेंकने का प्रयास करना इनके बस की बात नहीं थी। नई ताकतों ने सिर उठाया और वे हमें ग्रामीण जनता की ओर ले गए। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू बताते हैं कि नई ताकतों ने सिर उठाया और वे हमें कहां ले गई? ग्रामीण जनता की तरफ ले गई। पहली बार एक नया और दूसरे ढंग का भारत उन युवा बुद्धिजीवियों के सामने आया जो इनके अस्तित्व को लगभग भूल गए थे या उसे बहुत कम अहमियत देते थे। यह दृश्य बेचैन कर देने वाला था, इसलिए कि उसने हमारे कुछ मूल्यों और निष्कर्षों में संदेह उत्पन्न कर दिया था। तब हमने भारत के वास्तविक रूप की तलाश शुरू की और इससे हमारे भीतर इसकी समझ और द्वंद्व दोनों पैदा हुए। कुछ लोग इस ग्रामीण समुदाय से पहले से परिचित थे, इसलिए उन्हें कोई नया उत्तेजक अनुभव नहीं हुआ, पर मेरे लिए सही अर्थों में नई तलाश के लिए यात्रा थी। फिर लेखक बताते हैं कि मुझे बराबर अपने लोगों की असफलताओं और कमजोरियों का दर्द भरा एहसास रहता था, पर भारत की ग्रामीण जनता में ऐसा था जिसे परिभाषित करना कठिन था, पर उसने मुझे बराबर आकर्षित किया। उनमें एक बात थी जो मध्य वर्ग में अनुपस्थित थी। मैं आम जनता की अवधारणा को काल्पनिक नहीं बनाना चाहता। मेरे लिए भारत के लोगों का अपनी सारी विविधता के साथ वास्तविक अस्तित्व है। उसकी विशाल संख्या के बावजूद मैं उसके बारे में अनिश्चित समुदायों के नहीं, व्यक्तियों के रूप में सोचने की कोशिश करता हूं। क्योंकि मैंने उनसे बहुत उपेक्षाएं नहीं रखी, शायद इसलिए मुझे निराशा भी नहीं हुई। मैंने जितनी उम्मीद की थी उससे कहीं अधिक पाया। मुझे सूझा कि इसका कारण और इसके साथ ही उनमें जो एक प्रकार की दृढ़ता और अंतःशक्ति है, उसका कारण भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा है, जिसे उन्होंने कुछ अंशों में अभी भी बचाए रखा है। पिछले 200 वर्षों में उन्होंने जो अत्याचार झेला है, बहुत कुछ तो उसी के कारण समाप्त हो गया। फिर भी कुछ तो ऐसा बच रहा था जो सार्थक था और उसके साथ बहुत कुछ ऐसा था जो निरर्थक और अनिष्टकर था। इस प्रकार लेखक बताते हैं कि ग्रामीण जनता ने यह कार्य किया जो मध्य वर्ग न कर पाया, और इस प्रकार लेखक को ग्रामीण जनता की जीवंतता का बोध हुआ और भारत की प्राचीन परंपरा और संस्कृति में विश्वास जमा। इसके बाद अगला बिंदु है भारत माता। इसमें लेखक बताते हैं कि उन्होंने हिमालय से कन्याकुमारी तक अनेक जनसभाएं की। अक्सर जब मैं एक के बाद एक सभा में जाता तो श्रोताओं से मैं अपने इस देश की चर्चा करता। जब भी लेखक जनसभाएं करते थे तो उनसे भारत के बारे में चर्चा करते थे। किनसे? ग्रामीण जनता से, हिंदुस्तान की और साथ ही भारत की, जो जाति के नाम पर संस्थापक भरत के नाम पर आधारित, इसका प्राचीन नाम संस्कृत है। और उन्होंने बताया कि भारत देश का नाम जो है वो भरत के नाम पर पड़ा।
मैंने शहरों में ऐसा कम किया क्योंकि वहां के श्रोता अपेक्षाकृत आधुनिक थे। जो शहरों के श्रोता थे वो क्या थे? आधुनिक थे। इसलिए लेखक जो है अपनी जनसभाएं कहां करते थे? ग्रामीण क्षेत्र में करते थे। और जो शहरों के लोग थे वे दमदार भाषण की अपेक्षा करते थे। पर सीमित नजरिए वाले किसानों को मैंने इस महान देश की बाबत बताया जिसकी मुक्ति के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं कि कैसे इसका हर हिस्सा दूसरे से भिन्न होते हुए भी भारत है। और इन जनसभाओं के दौरान लेखक भारतीय जनता को समझाते थे, भारतीय ग्रामीण जनता को समझाते थे कि किस प्रकार भारत अलग अलग होते हुए भी एक है। पर मैंने उन्हें उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक के किसानों की सामान्य समस्याओं की जानकारी दी। जब जनसभाएं करते थे तो लेखक जो है पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक के सभी जो किसान थे उन किसानों की समस्याओं के बारे में बताते थे कि उन सभी किसानों की समस्याएं एक जैसी हैं। उस स्वराज की जो कुछ विशेष लोगों के लिए नहीं सबके लिए है, भारत के हर हिस्से के लिए एक होगा। मैंने उन्हें सुदूर उत्तर पश्चिम में खैबर पास से कन्याकुमारी या केप कोमरिन तक यात्रा के बारे में बताया। लेखक जो है अपनी यात्राओं के बारे में उन जनसभाओं में ग्रामीण जनता को बताते थे। मैंने उन्हें बताया कि कैसे हर जगह मुझे किसानों के एक जैसे सवाल पूछे। जो किसान थे वो एक जैसे सवाल पूछते थे। क्यों? क्योंकि उनकी समस्याएं समान थी। और वो क्या क्या समस्याएं थी? गरीबी, कर्ज, निहित स्वार्थ, जमींदार, महाजन, भारी लगान और कर, पुलिस के अत्याचार, और ये सब उस ढांचे में लिपटे हुए थे जिसे हमारे ऊपर विदेशी हुकूमत ने आरोपित किया था। और ये सारी जो समस्याएं थी किस वजह से थी? विदेशी हुकूमत के कारण, यानी अंग्रेजों के कारण। साथ ही यह भी कि राहत भी के लिए आनी है। मैंने इस बात की कोशिश की कि वे भारत को अखंड मानकर उसके बारे में सोचें। अखंड यानी एक, खंड का अर्थ है टुकड़ा और अखंड का अर्थ है बिना टुकड़े का, यानी भारत को वो एक माने। साथ ही थोड़ा बहुत उस विराट विश्व के बारे में भी सोचें जिनके हम हिस्से हैं। तो इस प्रकार लेखक ने संपूर्ण भारत के किसानों की समस्याओं के बारे में बताया कि वो एक जैसी हैं। इसके बाद लेखक बताते हैं कि यह काम इतना आसान नहीं था लेकिन मुश्किल भी नहीं था जैसा लेखक ने सोचा था। फिर लेखक बताते हैं कि हमारे प्राचीन महाकाव्यों, पुरागाथाओं और दंत कथाओं की भी उन्हें जानकारी थी। किनको? ग्रामीण जनता को। इस साहित्य ने अपने देश की अवधारणा से उन्हें परिचित करा दिया था। इन लोगों में से हमेशा कुछ ऐसे भी होते थे जिन्होंने भारत के चारों कोनों में स्थित धार्मिक स्थलों की यात्रा की थी। यानी इन जनसभाओं में कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने 4 धामों की यात्रा कर रखी थी। कभी कभी जैसे ही मैं किसी सभा में पहुंचता था, इसके बाद लेखक अपने एक संस्मरण के बारे में बताते हैं कि कभी कभी जैसे ही मैं किसी सभा में पहुंचता था मेरे स्वागत में अनेक कंठों का स्वर गूंज उठता था, भारत माता की जय। तो उनके स्वागत में क्या कहने लगते थे लोग? भारत माता की जय के नारे लगाने लगते थे। और फिर लेखक अचानक उनसे प्रश्न करने लग जाते। क्या प्रश्न करते? मैं अचानक उनसे प्रश्न कर लेता कि इस पुकार से उनका क्या आशय है, यानी वो ऐसा क्यों कहना चाहते हैं भारत माता की जय। मेरा प्रश्न उन्हें मनोरंजक लगता और चकित करता। उनकी ठीक ठाक समझ में नहीं आता वे मुझे क्या जवाब दे। और तब वे एक दूसरे की ओर और फिर मेरी तरफ ताकने लगते, यानी देखने लगते। मैं बार बार सवाल करता जाता। आखिर एक हट्टा कट्टा जाट जिसका न जाने कितनी पीढ़ियों से मिट्टी से अटूट रिश्ता था जवाब में कहता कि यह भारत माता हमारी धरती है, भारत की प्यारी मिट्टी। फिर लेखक दोबारा सवाल करते कि कौन सी मिट्टी? उनके अपने गांव के टुकड़े की या जिले की या राज्य के तमाम टुकड़ों की या फिर पूरे भारत की मिट्टी? प्रश्नोत्तर का यह सिलसिला तब तक चलता जब तक वे प्रयत्न करते रहते, यानी ये प्रश्न और उत्तर जब तक चलते रहते जब तक जनता में से कोई ना कोई जवाब न देता। आखिर में वे कहते कि भारत वह सब कुछ तो है ही जो उन्होंने सोच रखा है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। भारत के पहाड़, नदियां, जंगल और फैले हुए खेत जो हमारे लिए खाना मुहैया कराते हैं, यानी जो हमें खाना देते हैं, सब हमें प्रिय हैं। लेकिन जिस चीज का सबसे अधिक महत्व है वह है भारत की जनता। उनके और मेरे जैसे तमाम लोग, वे सब लोग जो इस विशाल धरती पर चारों ओर फैले हैं, भारत माता मूल रूप से यही लाखों लोग हैं। उसकी जय का अर्थ है इसी जनता जनार्दन की जय। यानी इस भारत देश में
जितने भी लोग बसते हैं वो सभी लोगों से तात्पर्य क्या है? भारत माता। मैंने उनसे कहा कि तुम भारत माता के हिस्से हो, एक तरह से तुम खुद ही भारत माता हो। और जैसे जैसे यह विचार धीरे धीरे उनके दिमाग में बैठता जाता, उनकी आंखें चमकने लगती, मानो उन्हें कोई महान खोज कर ली हो। इस प्रकार लेखक उन्हें भारत माता का अभिन्न अंग बताता है। किसान यह सोचकर कि वे भारत माता के अंग हैं, गर्व से भर जाते हैं। अगला बिंदु है भारत की विविधता और एकता। इसमें लेखक ने बताया है कि भारत की विविधता को सहजता से देखा जा सकता है। कैसे? भारत की विविधता अद्भुत है, प्रकट है, वह सतह पर दिखाई पड़ती है और उसे कोई भी देख सकता है। इसका ताल्लुक शारीरिक रूप से भी है और मानसिक आदतों और विशेषताओं से भी है। यानी जो भारत की विविधता है उसका ताल्लुक मानसिक और शारीरिक दोनों विशेषताओं से है। बाहर से देखने पर उत्तर पश्चिम इलाके के पठान और सुदूर दक्षिण के वासी तमिल में बहुत कम समानता है। यानी ऊपरी तौर पर देखने से उनमें समानता नहीं दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि उनकी नस्लें भिन्न हैं। हालांकि उनके भीतर कुछ समान सूत्र हो सकते हैं। वे चेहरे और शारीरिक गठन में, खाने और पहनावे में, भाषा में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश में मध्य एशिया की गमक तो है ही, वहां के बहुत से रीति रिवाज जैसे कश्मीर के भी हिमालय के उस पार के देशों की याद दिलाते हैं। पठानों के लोक प्रचलित नृत्य रूसी कोजक नृत्य शैली से मिलते हैं। जो पठानों के लोक प्रचलित नृत्य हैं वो जो रूस के रूसी कोजक नृत्य शैली है उससे मिलते जुलते हैं। इन तमाम विभिन्नताओं के बावजूद पठान पर भारत की वैसी ही छाप है जैसी तमिल पर है। यहाँ लेखक ने बताया कि जो उत्तर पश्चिम इलाके में पठान है, दक्षिण के तमिल हैं, बंगाल, मराठी, गुजराती, सभी भारतीय अलग अलग उनका रहन सहन है, भाषा भाषी अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी वो एक हैं। क्योंकि भारत जो है प्राचीन काल से अखंड है, यानी उसके टुकड़े नहीं हो सकते। लेखक बताते हैं कि इसमें कोई अचरज नहीं, क्योंकि सीमा के ये प्रदेश और साथ ही अफगानिस्तान भी भारत के साथ हजारों वर्ष से जुड़े रहे हैं। ये पुराने तुर्क और दूसरी जातियां जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया में बसी थी, इस्लाम के आने से पहले बौद्ध थी और उससे पहले वैदिक काल में हिंदू थी। यानी जो तुर्क और दूसरी जातियां थी, इस्लाम होने से पहले बौद्ध थी और उससे पहले हिंदू थी। सीमांत क्षेत्र प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्रों में से एक था। अब भी स्मारकों और मठों के ढेरों ध्वस्त अवशेष उसमें बिखरे हैं, विशेष रूप से तक्षशिला के महान विश्वविद्यालय के, जो 2000 वर्ष पहले अपनी प्रसिद्धि की चरम सीमा पर था। सारे भारत के साथ ही एशिया के विभिन्न भागों से विद्यार्थी यहाँ खींचे आते थे। धर्म परिवर्तन से अंतर जरूर आया, पर उन क्षेत्रों के लोगों ने जो मानसिकता विकसित कर ली थी वह पूरी तरह नहीं बदल सकी। इसके बाद लेखक जो है पठान और तमिल का उदाहरण देते हैं। पठान और तमिल दो चरम उदाहरण हैं। बाकी की स्थिति कहीं इन दोनों के बीच में है। सबकी अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं, पर सब पर इससे भी गहरी छाप भारतीयता की है। यानी पठानों और तमिल पर सबसे गहरी छाप किसकी है? भारतीयता की है। यह जानकारी बेहद हैरान में डालने वाली है कि बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, आंध्र, उड़िया, असमी, कन्नड़, मलयाली, सिंधी, पंजाबी, पठान, कश्मीरी, राजपूत और हिंदुस्तानी भाषा भाषी जनता में बसा हुआ विशाल मध्य भाग कैसे सैकड़ों वर्षों से अपनी अलग अलग पहचान बनाए रहा। इसके बावजूद इन सब के गुण दोष कमोबेश एक से हैं। यानी इनमें जो भी गुण हैं और दोष हैं थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं, एक जैसे हैं। इनकी जानकारी पुरानी परंपरा और अभिलेखों से मिलती है। अभिलेख होता है तांबे पर खोदकर लिखा हुआ लेख। साथ ही इस पूरे दौरान वे ऐसे भारतीय बने रहे जिनकी राष्ट्रीय विरासत एक जैसी थी और उनकी नैतिक और मानसिक विशेषताएं समान थी। प्राचीन चीन की तरह प्राचीन भारत अपने आप में एक दुनिया थी, एक संस्कृति और सभ्यता थी जिसने तमाम चीजों को आकार दिया। विदेशी प्रभाव आए और अक्सर
उस संस्कृति को प्रभावित करके उसी में जज्ब हो गए, यानी उसी में समा गए। जब भी विघटनकारी तत्व उभरे, तत्काल उन्होंने सामंजस्य खोजने के प्रयास को बढ़ावा दिया। सभ्यता के आरंभ से ही भारतीय मानस में एकता के स्वप्न ने अपनी जगह बनाए रखी। इस एकता की कल्पना कभी किसी बाहर से आरोपित वस्तु या बाहरी तत्वों के या विश्वास के मानवीकरण के रूप में नहीं की। इसके अंतर्गत विश्वासों और रीति रिवाजों के प्रति अपार सहिष्णुता का पालन किया और साथ ही हर विविधता को मान्यताहीन प्रोत्साहन भी दिया। यानी यहाँ लेखक ने यही बताया है कि भारत जो है वो प्राचीन काल से अखंड भारत बना रहा। इसके बाद लेखक बताते हैं, किसी एक देशीय समूह में चाहे वे कितने ही घनिष्ठ रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए हों, छोटी बड़ी भिन्नताएं हमेशा देखी जा सकती हैं। यानी कोई भी जो देश है उसमें थोड़ी बहुत विभिन्नताएं देखी जा सकती हैं। उस समूह की मूल एकता तब प्रकट होती है जब उसकी तुलना किसी अन्य देशीय समूह से की जाती है। यह बात अलग है कि अक्सर दो निकटवर्ती भिन्नता सीमांत इलाके में या तो धुंधली पड़ जाती है या आपस में घुल मिल जाती है। प्राचीन और मध्य युग में आधुनिक राष्ट्र के विचार ने जन्म नहीं लिया था और सामंती धार्मिक या जातीय संबंधों का महत्व अधिक था। फिर भी मेरा विचार है कि ज्ञात इतिहास में किसी भी समय एक भारतवासी भारत के किसी भी हिस्से में अपने ही घर किसी अपनेपन की अनुभूति करता है, जबकि किसी भी दूसरे देश में पहुंचकर वह अजनबी और परदेशी महसूस करता है। उन देशों में जाकर जिन्होंने कुछ दूर तक उनकी संस्कृति या धर्म को अपना लिया था, उसे अजनबीपन का बोध निश्चय ही कम होता है। वे लोग जो किसी गैर भारतीय धर्म को मानने वाले थे या भारत में आकर वहीं बस गए, कुछ पीढ़ियों के गुजरने के दौरान स्पष्ट रूप से भारतीय हो गए, जैसे यहूदी, पारसी और मुसलमान। जिन भारतीयों ने इन धर्मों को स्वीकार कर लिया, वे भी धर्म परिवर्तन के बावजूद भारतीय बने रहे। यानी विदेशों में रहने वाले जो भारतीय थे वो अपना धर्म और जाति संप्रदाय भुलाकर भारतीय बनकर रहते हैं। इसके बाद लेखक बताते हैं, आज जब राष्ट्रीयतावाद की अवधारणा कहीं अधिक विकसित हो गई है, विदेशों में भारतीय अनिवार्य रूप से एक राष्ट्रीय समुदाय बनकर विभिन्न कारणों से एकजुट होकर रहते हैं, भले ही उनमें भीतरी मतभेद हों। एक हिंदुस्तानी ईसाई कहीं भी जाए उसे हिंदुस्तानी ही माना जाता है। इस प्रकार किसी हिंदुस्तानी मुसलमान को तुर्की, अरब, ईरान या किसी अन्य देश में जहां इस्लाम धर्म का प्रभुत्व हो, हिंदुस्तानी ही समझा जाता है। फिर लेखक बताते हैं कि मेरे ख्याल से हम सब के मन में अपनी मातृभूमि की अलग अलग तस्वीरें हैं। कोई दो आदमी बिल्कुल एक जैसे नहीं सोच सकते। जब मैं भारत के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन में बहुत सी बातें आती हैं। मैं सोचता हूँ दूर दूर तक फैले हुए मैदानों और उन पर बसे अनगिनत छोटे छोटे गांवों के बारे में, उन कस्बों और शहरों के बारे में जिनकी मैंने यात्रा की, वर्षा ऋतु की उस जादुई बरसात के बारे में जो झुलसी हुई धरती में जीवन संचार करके उसे सहसा सौंदर्य और हरियाली के झिलमिलाते प्रसार में बदल देती है, विशाल नदियों और उनके बहते जल के बारे में, ठंड की चादर से लिपटे खैबर के पास के बारे में, भारत के दक्षिणी सिरे के बारे में, लोगों के बारे में, व्यक्ति और समूह दोनों रूपों में, और सबसे ज्यादा बर्फ की टोपी पहने हिमालय के या वसंत ऋतु में कश्मीर की किसी पहाड़ी घाटी के बारे में जो नवजात फूलों से लदी होती है और जिसके बीच में कल कल खल खल करता झरना बहता है। हम अपनी पसंद की तस्वीर बनाते हैं और उसे सहेज कर रखते हैं। अंत में लेखक भारत के मैदान, उन पर बसे गांव, कस्बे, शहर, बरसात, नदियों, बर्फीले हिमालय, वसंत में कश्मीर घाटी में खिले फूलों की तस्वीर को मन में सहेज कर रखना चाहते हैं। अंतिम बिंदु है जन संस्कृति। इसमें लेखक बताते हैं कि जो संपूर्ण भारत की पृष्ठभूमि है वह समान है। लेखक बताते हैं, मैंने वर्तमान समय में भारतीय जनता के गतिशील जीवन नाटक को देखा है। ऐसे अवसर पर मैं अक्सर उन सूत्रों को खोज लेता था जिनसे उनका जीवन अतीत में बंधा है, जबकि उनकी आंखें भविष्य पर टिकी रहती हैं। हर जगह मुझे एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली जिसका जनता के जीवन पर बहुत गहरा असर था। इस पृष्ठभूमि में लोक प्रचलित दर्शन, परंपरा, इतिहास, मिथक और पुरा कथाओं का मेल था।
इनमें से किसी को दूसरे से अलग करके देख पाना संभव नहीं था। यानी लेखक यहाँ बताते हैं कि जो लोक प्रचलित दर्शन है और परंपराएं हैं, इतिहास है, उनको अलग करके देख पाना संभव ही नहीं है। आगे लेखक बताते हैं कि पूरी तरह अशिक्षित और निरक्षर लोग भी इस पृष्ठभूमि के हिस्सेदार थे। लोक प्रचलित अनुवादों और टीकाओं के माध्यम से भारत के प्राचीन महाकाव्य रामायण और महाभारत तथा अन्य ग्रंथ भी जनता के बीच दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। हर घटना, कथा और उनका नैतिक अर्थ लोकमानस पर अंकित था। यानी लोगों को रामायण और महाभारत की हर एक घटना और उनकी कथा और उनका नैतिक अर्थ सब याद था। उसने उन्हें समृद्ध और संतुष्ट बनाया था। यानी ये जो ग्रंथ थे, इन्होंने उन लोगों को समृद्ध और संतुष्ट बनाया था। अनपढ़ ग्रामीणों को सैकड़ों पद याद थे। जो ये रामायण थी, इसके सैकड़ों पद और चौपाइयां जो ग्रामीण लोग थे उनको कंठस्थ थी। अपनी बातचीत के दौरान वे बराबर या तो उन्हें उद्धृत करते, यानी उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते, या फिर किसी प्राचीन रचना में सुरक्षित किसी ऐसी कहानी का उल्लेख करते थे जिससे कोई नैतिक उपदेश निकलता हो। रोजमर्रा की जिंदगी के मसलों के बारे में सीधी सादी बातचीत का ये देहाती लोग जब इस तरह का साहित्यिक मोड़ देते थे तो वे अक्सर बहुत आश्चर्य होता था। यानी लेखक जो है वो ग्रामीण लोगों की बौद्धिक क्षमता पर हैरान थे। फिर लेखक बताते हैं कि यदि मेरे मन में लिखित इतिहास और लगभग सुनिश्चित तथ्यों से निर्मित तस्वीरों का भंडार था, तो मैंने महसूस किया कि अनपढ़ किसान के मन में भी उसका अपनी तस्वीरों का भंडार है। यह बात अलग है कि उसका स्रोत पुरा कथाओं एवं परंपराओं तथा महाकाव्यों के नायक नायिकाएं अधिक थी और इतिहास बहुत कम था। तो लेखक यहाँ ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा था, मेरी अपनी भारत की तस्वीर थी और अनपढ़ किसानों का अपना तस्वीरों का भंडार था। फिर लेखक जो है ग्रामीण महिलाओं और पुरुषों की विशेषताओं के बारे में बताते हैं। वे क्या कहते हैं कि मैं उनके चेहरे, उनके आकार, उनकी चाल ढाल को ध्यान से देखता। उनके बीच बहुत से संवेदनशील चेहरे, बलिष्ठ देह और सीधे साफ अवयवों वाले पुरुष दिखाई देते। ये पुरुषों की विशेषताएं थी कि वे संवेदनशील थे और बलिष्ठ थे, यानी ताकतवर थे। उसके बाद फिर महिलाओं के बारे में बताते हैं कि महिलाओं में लावण्य, नम्रता, गरिमा और संतुलन के साथ साथ एक ऐसा चेहरा जो अवसाद से भरा होता था। कभी कभी किसी देहाती रास्ते या गांव के बीच से गुजरते हुए मेरी नजर किसी मनोहर पुरुष या सुंदर स्त्री पर पड़ती तो मैं विस्मय विमुग्ध हो जाता। यानी मैं हैरान हो जाता कि ये लोग कैसे हैं। वे मुझे पुराने भित्ति चित्रों की याद दिलाते और उनको देखकर लेखक को पुराने जो भित्ति चित्र थे उनकी याद आती। मुझे इस बात से हैरत होती कि उन तमाम भयानक कष्टों के बावजूद जिनसे भारत युगों तक गुजरता रहा, आखिर यह सौंदर्य कैसे टिका और बना रहा। इन लोगों को साथ लेकर हम क्या नहीं कर सकते, बशर्ते इनके हालात बेहतर हों और इनके पास कुछ करने के ज्यादा अवसर हों। यानी यहाँ लेखक जो है वो भारतीयों में कष्ट सहने की अथाह शक्ति के बारे में बताते हैं कि इन पुरुषों और महिलाओं को कितने कष्ट होते हैं, लेकिन फिर भी ये उन कष्टों को सरल स्वभाव से सहन करते हैं और इनके बावजूद भी इनका अपना सौंदर्य टिका रहता है, इतने कष्टों के बावजूद भी। तो इस चीज से लेखक हैरान होते हैं। चारों ओर गरीबी और उससे पैदा होने वाली अनगिनत विपत्तियां फैली थी। इनकी छाप हर माथे पर थी। जिंदगी को कुचलकर विकृत और भयंकर रूप दे दिया गया था। इस विकृति से तरह तरह के भ्रष्टाचार पैदा हुए और लगातार अभाव और असुरक्षा की स्थिति बनी रहने लगी। यह सब देखने में सुखद नहीं था, पर भारत की असलियत यही थी। स्थितियों को समर्पित भाव से स्वीकार करने की प्रवृत्ति प्रबल थी, पर साथ ही एक प्रकार की नम्रता, भलमनसाहत थी जो हजारों वर्ष की सांस्कृतिक विरासत की देन थी, जिसे बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी नहीं मिटा पाया था। यहां लेखक ने भारत की दो धरोहरों, विनम्रता और इंसानियत की बात की है।
लेखक ने अंत में बताया कि भारतवर्ष बुरे दौर से गुजरा, परंतु यहाँ सांस्कृतिक तत्व सदा बने रहे। लेखक ने यहाँ बताया कि किस प्रकार संपूर्ण भारत की पृष्ठभूमि समान है। रामायण और महाभारत की चौपाइयाँ जो है कंठस्थ याद हैं, और इससे ग्रामीण लोगों की बौद्धिक क्षमता का पता चलता है। फिर ग्रामीण महिलाओं और पुरुषों की शारीरिक सौष्ठव के बारे में बताते हैं, उनकी विनम्रता और उनकी इंसानियत के बारे में बताते हैं। और ये विनम्रता और इंसानियत भारत की ऐसी धरोहर थी जिसे बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी नहीं मिटा सका। लेखक के कहने का भाव यह है कि भारतवर्ष को भले ही कितने ही बुरे से बुरे दौर से गुजरना पड़ा हो, लेकिन यहाँ के सांस्कृतिक तत्व सदा बने रहे। अंत में हम तलाश पाठ के मुख्य बिंदुओं को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। भारत के अतीत की झांकी के अंतर्गत लेखक बताते हैं कि वे एक आलोचक की भांति भारत का विश्लेषण करते हैं। भारत के बारे में वे अपने मन में उठे हुए विभिन्न प्रकार के प्रश्नों और शंकाओं के बारे में लिखते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने 5000 वर्ष पुरानी सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में भी बताया कि वह कैसी सभ्यता थी, और वे भारत को समझने के लिए पुराने स्मारकों, मूर्तियों, गुफाओं और मेलों में जाने के अतिरिक्त वे बुद्ध के पहले उपदेश और अकबर के संवाद को भी याद करते हैं। दूसरा पॉइंट है भारत की शक्ति और सीमा। इसके अंतर्गत लेखक भारत की शक्ति के स्रोतों और उसके पतन के कारणों को खोजने का प्रयास करते हैं। तकनीकी क्षेत्र में यूरोप से पिछड़ने पर भारत कैसे तन और मन से हारा। हम ये जानते हैं कि मन की हार का तन की हार पर सीधा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। भारत की तलाश के अंतर्गत उन्होंने बताया है कि वे अपने अध्ययन और यात्राओं के द्वारा भारत को कुछ हद तक जानने में सफल रहे, और उन्होंने जाना कि जो कार्य मध्यम वर्ग नहीं कर सका उस कार्य को ग्रामीण जनता ने कर दिखाया। ग्रामीण जनता ने अपनी एकता के माध्यम से उस कार्य को, यानी स्वतंत्रता के कार्य को कर दिखाया। भारत माता के अंतर्गत वे बताते हैं कि कैसे अपनी जनसभाओं में किसानों को भारत के बारे में बताते थे। उन्होंने इन जनसभाओं के माध्यम से किसानों की समस्याओं के बारे में सुना तो जाना कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश के जो विभिन्न किसान हैं उनकी समस्याएं एक जैसी हैं। लेखक की जो जनसभाएं होती थी उनमें हमेशा भारत माता की जय के नारे गूंजते थे। इसके बाद भारत की विविधता और एकता के अंतर्गत लेखक ने बताया है कि पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक अलग अलग खान पान और रहन सहन तथा भाषा होने के बावजूद भी पूरा भारत एक है। अंतिम पॉइंट था जन संस्कृति। इसमें लेखक ने भारतीय जन संस्कृति को एकता का आधार बताते हुए कहा है कि जो रामायण, महाभारत और अन्य जो ग्रंथ थे उनका प्रभाव भारत देश के कोने कोने तक था। अशिक्षित व्यक्ति भी इनका आनंद लेते थे, और रामायण की चौपाइयों को अनपढ़ व्यक्ति कंठस्थ ही नहीं करते थे, बल्कि अवसर पड़ने पर प्रमाण स्वरूप उन्हें प्रस्तुत भी करते थे। गरीब होते हुए भी ग्रामीण उन्हें अपनी धरोहर के रूप में बनाए हुए हैं। भारत के जन जन में सांस्कृतिक विरासत सुरक्षित है। और इसी के साथ हमारा आज का पाठ समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।